आओ मिलकर बांट ले दुनिया को, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पारा मेडिकल 2022 के लिए, जो कि बायोलॉजी से होगा क्वेश्चंस और मोस्ट बीवीआई होगा। क्या मोस्ट बीवीआई क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है आज 5वां है ना। अगर इससे पहले आप 4 क्लास को नहीं देखे हैं, अगर आप इससे पहले 4 क्लास को नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चारों क्लास का वीडियो, है ना। तो उसको आप लोग देख लीजिए चारों क्वेश्चंस को, जो कि आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आपको 4 क्लास कराए गए हैं। आप अगर उस क्लास को नहीं देखे हैं तो कृपया लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिए। और यहाँ पे डेली 7:30 बजे, डेली 7:30 बजे आप लोग को क्लास चलाए जाते हैं, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे, वो कह रहा है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से, कोशिका के बारे में ऐसा कौन सा, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही यानी सत्य नहीं है ना, सत्य नहीं है। बताइए तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिएगा, कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है ना। उसके बाद बी नंबर में कह रहा है कि कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, बिल्कुल सही बात है कि कुछ कोशिका जो है आकार बदलता है ना। उसके बाद कह रहा है सी नंबर कह रहा है प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें गलती क्या है, इसमें गलती डी नंबर है ना। सभी देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहती है, ये चीज गलत है ना। लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आप लोग समझ सकते हैं, है ना। तो चलिए इसका डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। इसका डी नंबर हो गया, एक का डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, जिन लोगों का भी डी नंबर आया है बिल्कुल सही। इसी तरीके से आपको मेहनत करते रहना है। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किस पादप यानी किस प्लांट को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, यानी भारतीय डॉक्टर किस प्लांट को माना जाता है। आंवला को, नीम को, उसके बाद तुलसी को। बताइए तो किसको माना जाता है। आप लोगों को पता ही होगा कि किसको माना जाता है ना, तो आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आंवला, है ना। आंवला को जो है, आंवला जो कि यहाँ पे मतलब खट्टा खट्टा लगता है, उसका अचार उचार बनता है, आप लोग को पता होगा। तो इसको जो है शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, आप लोग को पता ही होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग को, अगर आंवला दे रहे हैं, आंवला जो कि अचार बनता है गांव घर में, इसको जो है अचार के रूप में खाया जाता है ना, अचार बना के खाया जाता है। और इसका अचार जो है खट्टा खट्टा लगता है खाना में, है ना, खट्टा खट्टा लगता है खाने में। इसमें जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें आप तुलसी मत टिक कीजिएगा, है ना। इस क्वेश्चन में जो है आप लोग को आंवला टिक करना है। आंवला को भारतीय शाकीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो जिन लोगों का भी यहाँ पे ए नंबर था उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, है ना। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। यह कह रहा है कि आभासी फल यानी कि फल्स फ्रूट जो होता है, एक उदाहरण है। चारों में से फल्स फ्रूट का एक उदाहरण आपसे पूछ रहा है ना। तो इस चारों में से फल्स फ्रूट यानी कि झूठा फल भी, इसको फल्स फ्रूट जो होता है उसको आपको इस चारों में से टिक करना है। तो बताइए तो आप लोग इस चारों में से कौन सा ऐसा फल है जिसको जो है फल्स फ्रूट भी कहा जाता है, फल्स फ्रूट के अंदर आता है फल्स फ्रूट, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका ऑप्शन ए में है सेब है, उसके बाद बी में अमरूद है, उसके बाद आम है, और उसके बाद डी में से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तीनों में से कोई तो जरूर होगा, ये तीनों में से कोई जो है जरूर होगा, है ना। तो आप लोग बताइएगा, ये तीनों में से कोई जरूर होगा, ये तीनों में से कोई जो है जरूर होगा। तो ये तीनों में से आप आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स सेब यानी कि एप्पल, APPLE एप्पल। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो चलिए इसका राइट आंसर, जिन लोगों का भी एप्पल आ रहा है यानी कि सेब आ रहा है, ए नंबर आ रहा है, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए हमारी फ्रेंड्स। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये कह रहा है एक वयस्क यानी एडल्ट मनुष्य के, एक एडल्ट पुरुष यानी एडल्ट मेल, क्या एडल्ट मेल है ना, एडल्ट मेल के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml कितना, प्रति 100 ml
होता है, ब्लड है, कितना है, ब्लड है, ब्लड है। यहाँ पे पूछ रहा है आपको कितना हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, यानी कि आपसे इतना पूछा जा रहा है कि 100 कितना 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड में कितना परसेंट जो है, कितना परसेंट आपको यहाँ पे हीमोग्लोबिन होगा 100 ml ब्लड में, है ना। तो 100 ml ब्लड में कितना हो जाएगा, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो ए नंबर में कह रहा है, इसका राइट आंसर देखिएगा आप लोग और जवाब दीजिएगा ना। तो इसका ए में कह रहा है 11.5 ग्राम, 12.5 ग्राम, 13.5 ग्राम एंड उसके बाद डी नंबर कह रहा है 14.5 ग्राम। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें जो है 100 ml ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी, यानी एक एडल्ट मेल में पूछ रहा है, फीमेल में नहीं, है ना। ये बात में आप ध्यान दीजिएगा, मेल ही पूछ रहा है या फिर फीमेल पूछ रहा है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एक वयस्क मेल में यानी एडल्ट मेल में जो है सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त, यानी कि 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी, आपसे ये पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर जिन लोगों का भी यहाँ पे आ रहा है दोस्तों की, जिन लोगों का भी यहाँ पे 14.5 ग्राम आ रहा है ना, उनका बिल्कुल राइट आंसर है ना। हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होगी 14.5 ग्राम होगी 100 ml ब्लड में एक वयस्क मनुष्य यानी कि वयस्क मेल में, है ना, फीमेल में नहीं मेल में, याद रखिएगा। तो जिन लोगों का भी माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आ रहा है, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी नंबर, है ना, डी नंबर हो गया, आप लोग याद रखिएगा, है ना, डी नंबर हो गया इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, देखिए माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है केडियम, क्या कैडमियम एक प्रकार का पदार्थ है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है, मीनामाता रोग से, ब्लैक फूड रोग से एंड डिस्लेक्सिया रोग से, इटाई रोग से। बताइए तो किससे ये संबंधित है। तो आपको ये पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग को ये नॉर्मली पता होगा कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इटाई रोग एक ऐसा रोग और ये नाम फेमस भी है ना, ये रोग जो है फेमस भी है, इटाई रोग जो है फेमस है, कैडमियम प्रदूषण के चलते ये रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड, जो लोग भी यहाँ पे डी नंबर टिक किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसी तरीके से आप सभी को जो है 7:30 बजे डेली लाइव जुड़ना है, डेली 7:30 बजे आप लोग को जुड़ना है ना, डेली 7:30 बजे आप लोग को जुड़ना है और यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करना है। चलिए थ्योरी क्लासेस भी दी जाएंगी जल्दी, तो यहाँ पे आप लोग को जो है डेली प्रैक्टिस करना है आके लाइव में, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन कर रहा है सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसके कमी के कारण होता है, ठीक है। तो बताइए इसका कमी जो है, पीला धब्बा जो हो जाता है पत्ता पे, यानी प्लांट का जो भी पत्ता होता है, पेड़ पौधा का पत्ता होता है, उस पे जो है पीला धब्बा पड़ जाता है। पीला धब्बा जो है क्यों पड़ जाता है, किसके कमी के कारण, किसके कारण पड़ता है, ये आपसे पूछ रहा है। इसका ऑप्शन है जिंक है, मैग्नीशियम है, बोरोन है, उसका लोहा है। तो बताइए तो किसके कमी से ये पीला पड़ जाता है प्लांट का पत्ता। तो इसका राइट आंसर जिन लोगों का भी बी नंबर आ रहा है, यानी कि मैग्नीशियम, जिन लोगों का भी टिक कर रहे हैं, मैग्नीशियम जो लोग भी टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है आप लोग को, है ना। इसी तरीके से आपको मेहनत करते रहना है। तो मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसी तरीके से आपको मेहनत करना है। चलिए मैग्नीशियम जो लोग भी टिक किया उन सभी का बिल्कुल जवाब सही है ना। जैसे कि आ गया मोनिका शर्मा है, प्रियंका कुमारी है, उसके बाद और भी बहुत से लोग हैं, मनीष कुमार है, उसके बाद रोशन है, उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं जो जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये कह रहा है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या, अंत यानी कि इंडो, क्या इंडो, क्या माय डियर फ्रेंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है इंडोक्राइन, है ना, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो यहाँ पे पूछ रहा है इंडो यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। अधिविरकक है, पीयूष ग्रंथि है, मास्टर अपटू ग्रंथि है, उसके बाद अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज है। तो बताइए तो कौन है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जिन लोगों का भी माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आ रहा है
पीयूष ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि यानी कि सी नंबर ठीक कर रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरीके से आपको मेहनत करते रहना है। देखिए इसका पीयूष ग्रंथि यानी कि मास्टर गलैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है ना, मास्टर गलैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों का भी पीयूष ग्रंथि था उन सभी का बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे ग्रंथि जो है छूटा हुआ है ना, छूटा हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है काला जर, सबसे मजेदार क्वेश्चन है, काला जर का रोग वाहक कौन है? काला जर का रोग वाहक कौन है? इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया ना तो आप लोग तो एकदम एक में जो है एक बराबर 5 नंबर लेके ही आइएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं, ये चीज भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। तो देखिएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर आपको पता होगा कि बचपन से 12th में पढ़े होंगे, 12th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि मादा एनोफ्लिज नाम का यहाँ पे मादा छूटा हुआ है, यानी कि फीमेल एनोफ्लिज मच्छर के द्वारा जो है ये रोगवाहक यानी कि काला जर होता है। तो आप लोग को ये चीज याद ही होगा। चलिए, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स, इसके स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है शब्दिनी यानी कि साइरिक्स किस में, साइरिक्स जो होता है साइरिक्स जो होता है इसमें साइरिक्स किसमें वाक्य यंत्र यानी कि वाक्य यंत्र के रूप में पाया जाता है? उभयचर में, सरीसृप में, पक्षी में, स्तनी में? बताइए तो किसमें पाया जाता है वाक्य यंत्र? साइरिक्स नाम का जो ये होता है, इसमें जो है वाक्य यंत्र किसमें पाया जाता है? वाक्य यंत्र जो है किसमें जो है साइरिक्स पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिएगा यहाँ पे वाक्य यंत्र जो होता है साइरिक्स, उनमें जो किसमें पाया जाता है? चारों में से आपको पता ही होगा कि पक्षी में जो है साइरिक्स पाया जाता है, पक्षी में वाक्य यंत्र के तौर पे साइरिक्स पाया जाता है, आप लोग को याद ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए माय डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, है ना। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक यानी किस टिश्यू में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, यानी कि सेल डिवीजन जो है नहीं होता है ना, सेल डिवीजन जो है वो नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। बताइए तो किस ऊतक में सेल डिवीजन नहीं होता है? तो बताइएगा। इसका ऑप्शन है कंकाल है, यानी कि कंकाल खोपड़ी, उसके बाद तंत्रिका कोशिका, उसके बाद संयोजित ऊतक, उसके बाद जनन कोशिका, है ना। कंकाल कोशिका, उसके बाद तंत्रिका कोशिका, उसके बाद संयोजी कोशिका होता है, संयोजी कोशिका में नहीं होता है, उसके बाद जनन कोशिका यानी कि जर्म सेल। तो बताइए तो किसमें नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों का भी बी नंबर आ रहा है, तंत्रिका आ रहा है, तंत्रिका में जो है ना, तंत्रिका में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है जन्म के बाद, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को, तंत्रिका में जन्म के पहले ही सेल डिवीजन हो, जन्म के पहले यानी कि पेट में जब बच्चा होता है, मां के गर्भ में जब बच्चा होता है, तभी तंत्रिका कोशिका में सेल डिवीजन होता है, यानी कि तंत्रिका कोशिका में, ठीक है। और उसके बाद जन्म के बाद जो है तंत्रिका कोशिका में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। चलिए इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। ये कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये कह रहा है मानव ब्लड, क्या मानव ब्लड, क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ पे कह रहा है ह्यूमन ब्लड, क्या ह्यूमन ब्लड में जो है, ह्यूमन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल नाम का जो रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, उसका सामान्य स्तर कितना होता है? तो इसके ऑप्शन में 80 से 120 mg%, और उसके बाद 120 से 140 mg%। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे रक्तदाब नहीं पूछा जा रहा है, आप लोग टिक कर दीजिएगा एकदम आंख मूंद के। रक्तदाब पूछा जा रहा है 80/120 होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपसे स्तर पूछा जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर पूछा जा रहा है। सी नंबर में ऑप्शन है 140 से 180, है ना, और 180 से 200। तो बताइए तो किसका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानव ब्लड में जो है, मानव ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर होता है वो कितना होता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 से लेकर के कितना, 140 से लेकर के 180 mg% हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। याद रखिएगा सी नंबर, जो लोग भी टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल सही जवाब है ना। सी नंबर जिन लोग भी टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये कह रहा है निम्न में से कौन सा नियत तापी प्राणी है? व्हेल मछली, हेल शार्क, और उसके बाद एलाइटीज, और उसके बाद ड्रैको। बताइए तो कौन सा ऐसा प्राणी है जो कि नियत तापी होता है ना। तो इसका राइट आंसर जिन लोगों का भी यहाँ पे व्हेल मछली आ रहा है, व्हेल मछली जो होता है, व्हेल मछली वे नियत तापी होते हैं ना, ये नियत तापी होते हैं, ये चीज याद रखिएगा, व्हेल मछली को याद रखिएगा।
ये जो है नियत तापी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सबसे छोटा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो स्वतः वृद्धि तथा जनन की क्षमता रखता है। स्वतः यानी कि अपने से वृद्धि कर लेता है, अपने से जनन यानी कि रिप्रोडक्शन कर लेते हैं हम मानव में। काश ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। तो देखिए ऐसा मानव में नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वृद्धि हो जाता है, खुद से वृद्धि करता है। वो कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो खुद से वृद्धि करता है, जनन करता है, जनन करने की क्षमता रखता है। तो देखिए इसका ऑप्शन है वायरस है, उसके बाद ऑप्शन है आप लोग को वायरॉइड, उसके बाद माइक्रोप्लाज्मा, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। ये तो होगा नहीं, ये तीनों में से ही कोई होगा। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तीनों में से ही कोई है तो इसका राइट आंसर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे माइक्रोप्लाज्मा जो होता है ना, माइक्रोप्लाज्मा ये खुद से जनन भी करता है और उसके बाद तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो भी लोग टिक कर रहे हैं, क्या माइक्रोप्लाज्मा जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आ चुके हैं मोनिका और बिहारी गेमर भाई हैं, ये सभी का राइट आंसर है। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बैक्टीरिया को फीसन फंजाई क्यों कहते हैं। फीसन फंजाई जो है बैक्टीरिया को क्यों कहते हैं। उनमें मुकुलन होता है, बैक्टीरिया में मुकुलन के होता है, उसके बाद उनमें विखंडन होता है, उनमें विखंडन के साथ साथ कवक के लक्षण भी पाए जाते हैं। इसके कारण उनको जो है उनमें फिंसन फंजाई कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा विखंडन के साथ साथ उनमें एल्गी के लक्षण भी पाए जाते हैं, इसलिए जो है उनको फिंसन फंजाई कहा जाता है। तो बताइए तो इसमें से कौन सा ऐसा कारण है जिनके कारण जो है फिंसन बैक्टीरिया को फिंसन फंजाई के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए और होगा भी, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स उनमें विखंडन के साथ साथ बैक्टीरिया में जो है विखंडन के साथ साथ कवक के लक्षण भी पाए जाते हैं, इसलिए उनको जो है फिशन फंजाई के नाम से भी जाना जाता है ना। तो फिशन फंजाई के नाम से भी जाना जाता है बैक्टीरिया को, और इसका कारण है उनमें विखंडन के साथ साथ कवक के लक्षण भी पाए जाते हैं, इसीलिए उसे जो है फिशन फंजाई के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो जिन लोग का भी यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग को मेहनत करते रहना है, छोड़ना नहीं है। कहना है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, तुझे मंजिल तो मिलेगी और उससे मिलने का मजा भी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन्स है क्या। प्यूरिन्स है एडेनिन तथा साइटोसिन, उसके बाद एडेनिन तथा गुआनिन, उसके बाद थाइमिन तथा साइटोसिन एंड उसके बाद एडेनिन तथा थाइमिन, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। डीएनए में जो प्यूरिन्स पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, तो बताइएगा आप लोग। डीएनए में जो प्यूरिन्स पाए जाते हैं, प्यूरिन्स एक होता है प्यूरिन्स और पाइरिमिडिन। तो प्यूरिन्स यहां से आपसे पूछा जा रहा है, प्यूरिन्स के बारे में आप लोग बताइएगा डीएनए में जो पाया जाता है, इसलिए आप लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे प्यूरिन्स में जो प्यूरिन्स होते हैं डीएनए में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपको थाइमिन तथा साइटोसिन पाए जाते हैं, है ना। माय डियर फ्रेंड्स एडेनिन पाया जाता है ना, एडेनिन तथा गुआनिन पाया जाता है डीएनए में, ठीक है। और यहाँ पे डीएनए में जो है डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन गुआनिन के साथ जो है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये भी चीज आपसे पूछा जा रहा है कि डीएनए में जो है एडेनिन तथा गुआनिन प्यूरिन्स की जगह पे जो भाग लेता है उसमें आपको डबल कितने बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जिन लोग का भी बी नंबर आ रहा है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि एडेनिन हमेशा गुआनिन के साथ ही जुड़ता है और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है और डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एडेनिन तथा गुआनिन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम, क्या गुणसूत्र कह रहा है गुणसूत्र जो होता है गुणसूत्र क्या कह रहा है गुणसूत्र पर अत्यंत पास पाए जाने वाले जीन्स क्या प्रदर्शित करता है। जीन जो पाया जाता है क्रोमोजोम पे जो जीन्स पाए जाते हैं अत्यंत पास है ना पाए जाते हैं जीन्स, वो क्या प्रदर्शित करता है आपसे ये पूछ रहा है। क्रॉसिंग ओवर को नहीं प्रदर्शित कर, क्रॉसिंग ओवर का नहीं होना प्रदर्शित करता है, क्रॉसिंग ओवर की उच्च आवृत्ति को प्रदर्शित करता है एंड उसके बाद क्रॉसिंग ओवर
की कम आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, एंड उसके बाद यहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर को प्रदर्शित करता है। तो बताइए तो इन चारों में से किसको प्रदर्शित करता है? आपको यहाँ पे जीन्स है ना, जीन्स जो पाए जाते हैं गुणसूत्र के ऊपर छोटे छोटे सजे होते हैं, वो क्या प्रदर्शित करता है, आपसे ये पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों का भी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की कम आवृत्ति टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्रॉसिंग ओवर की कम आवृत्ति को प्रदर्शित करता है ये जींस, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्रॉसिंग ओवर। तो चलिए इसका राइट आंसर जो भी लोग सी नंबर दे रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग को इसी तरीके से मेहनत करता है। बायोलॉजी से मेरे हिसाब से आप लोग को एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है और 25 में 25 ठोक के आना है ना, 25 में 25 ठोक के आना है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। क्या होते हैं जीन? केंद्रीय झिल्ली में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले पूछ रहा है, पाए होते हैं नहीं, जीन पाया जाता है, जीन पाया जाता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था। पाया जाता है, केंद्रीय झिल्ली में पाया जाता है, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, लाइसोसोम में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। तो बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कहाँ पाए जाते हैं? आनुवंशिक यूनिट जो कि जीन होता है, आनुवंशिक का इकाई होता है जीन, वो कहां पाया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जिन लोगों का भी यहाँ पे गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। जो लोग भी गुणसूत्र टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो देखिए यहाँ पे आनुवंशिकी का इकाई, यूनिट कह लीजिए, इकाई यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है, इकाई अर्थात जीन होते हैं। जीन पाया जाता है, गुणसूत्रों में पाया जाता है ना, गुणसूत्रों में पाया जाता है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, गुणसूत्रों में पाया जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं। आज तो आप लोग धुआं उड़ा दिए, महाकाल धुआं उड़ा दिए, भावकाल मचा दिया आप लोग। चलिए ये आ चुका है आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा होती है। ऊपरी सीमा जो होती है, ऊपरी सीमा अनुमत ऊपरी सीमा है। जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा कितना है ये आपसे पूछ रहा है। 0.005 जी ग्राम पर लीटर। उसके बाद आपको बी में कह रहा है 0.005 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद सी में ऑप्शन है 0.05 mg पर लीटर। उसके बाद यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन कर रहा है कि 0.05 ग्राम प्रति लीटर है ना, जी पर लीटर है ना। तो यहाँ पे देखिए ग्राम प्रति लीटर है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा कि 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा कितनी होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। आशा है कि आप सभी सही टिक कर रहे हैं। तो चलिए जिन लोगों का भी यहाँ पे सी नंबर टिक कर रहे हैं कि यानी कि 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जल में ये यानी कि जल में ये पाया जाता है, इतना % आर्सेनिक पाया जाता है, अनुमत ऊपरी सीमा पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। जो लोग भी यहाँ पे सी नंबर टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और बच गया है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से जल रहित रोग कौन सा है? ये लड़कियों का फेवरेट बीमारी है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो ये लड़कियों का फेवरेट बीमारी है। जितना भी लड़की होंगे सभी जवाब दे चुके होंगे, जितना भी लड़की हैं सभी जवाब दे चुके होंगे। लड़कियों का ये फेवरेट डिजीज है, ये लड़कियों का फेवरेट डिजीज है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा कि निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? मधुमेह है, उसके बाद हैजा है, उसके बाद चेचक है, उसके बाद मलेरिया है। तो लड़की लोग कौन सा ज़्यादा मतलब यूज करती है ये? तो देखिएगा ये जो लड़की लोग यूज करती है हैजा जो है, हैजा वर्ड ज़्यादा लड़की लोग यूज करती है। तो इसलिए आप लोग जल जनित रोग के नाम से जाना जाता, जल जनित रोग के नाम से जाना भी जाता है। ये हैजा रोग है ना, जल के कारण होता है। चलिए याद रखिएगा हैजा रोग को, जिसको इंग्लिश में कॉलेरा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉलेरा कहते हैं ना, कॉलेरा कहते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हम क्लास को एंड करेंगे। आप लोग शेयर कर दिए होंगे और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे और साथ ही साथ लाइक जरूर किए होंगे। चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग देंगे वो सभी बहुत लकी होंगे। चलिए जेनेटिक मैप होते हैं जीन विकास की विभिन्न अवस्था होती है। गुणसूत्र पर जीन्स के क्रम होते हैं। कोशिका विभाजन क्या
कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। विभिन्न किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों का वितरण होता है। बताइए तो क्या होता है जेनेटिक मैप? क्या होता है जेनेटिक मैप? जो है क्या प्रदर्शित करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों का भी यहाँ पे गुणसूत्र पर जींस के कर्म होते हैं, ये चीज आप लोग ठीक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। जेनेटिक मैप जो होते हैं ना, गुणसूत्र पर जींस के कर्म होते हैं, ठीक है। जींस के कर्म को प्रदर्शित करता है जेनेटिक मैप। तो जो लोग भी यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन ठीक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे कि ये लोग ठीक कर रहे हैं, रोशन है, उसके बाद बिहारी गेमर भाई हैं, उसके बाद और भी लोग हैं, रौनक है, उसके बाद रोशन है, ये सभी है। तो इन सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यानी आपके ही चैनल है ये सभी, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले दिन और 7:30 बजे आप सभी को डेली ज्वाइन करने हैं। 7:30 बजे आप लोग को जो है डेली लाइव क्लासेस दी जाती है, आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।